प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपना 15वां पाठ झलकारी के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। कल हमने आपको पंचम वर्ण लगाकर शब्द दोबारा लिखना समझाया। तो अब आप जान गए हैं पंचम वर्ण क्या होता है और पंचम वर्ण लगा करके कैसे अनुस्वार को हटाया जाता है। तो पहले पंचम वर्ण से बने शब्द जो थे उनका प्रयोग ज़्यादा होता था, लेकिन अब आधुनिक हिंदी में अनुस्वार का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। लेकिन हमें पंचम वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। अपना 5वां प्रश्न है पंचम वर्ण लगाकर शब्द बनाना। तो एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। ये है 5वां प्रश्न हमारा, भाषा से के अंतर्गत है। पंचम वर्ण लगाकर शब्द दोबारा लिखो। प्रश्न भी आसान है। पंचम वर्ण लगाकर शब्द दोबारा लिखो। शब्द दोबारा लिखो। दोबारा लिखो। पहला है हमारा, पहला शब्द है। तो पंचम वर्ण के बारे में आपको फिर से बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था कवर्ग जो वर्ण है, जैसे कवर्ग का पंचम वर्ण क्या है, पहले हम लोग लिख देते हैं कवर्ग। कवर्ग कवर्ग के व्यंजन है, वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग। और पंचम वर्ण हमारा है पांचवा वर्ण पंचम वर्ण। तो इसी तरह चवर्ग का भी है। चवर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? च, छ, ज, झ, या। उसी तरह टवर्ग का अगर हम इनकी गिनती करें तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण। तो टवर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण। सब आए थे तवर्ग। तवर्ग के हैं वर्ण, त से शुरू होता है। ये जो वर्ग होता है पहला वर्ण के अनुसार इसका नाम रखा गया, क्योंकि जो वर्ण जो है क से शुरू है तो एक कवर्ग कहेंगे। इसका जो ग्रुप है या वर्ण है कवर्ग कहलाएगा पांचों। उसी तरह चवर्ग, ये हो गया टवर्ग, ये हो गया तवर्ग। त, थ, द, ध, न, ध, न। और अंतिम है पवर्ग। पवर्ग पवर्ग है हमारा प, फ, ब, भ, म।
जैसा कि हलंत से हमें पता चल रहा है कि हलंत का अर्थ है स्वर के बिना ये जितने वर्ण हैं, ये जो व्यंजन हैं कहा जाए तो ये सभी व्यंजन हैं, ये शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर का हमने स्वर नहीं जोड़ा। तो लिखते समय हम हलंत का अर्थ होता है आधा ही लिखते हैं। जैसे हम आधा म कैसे लिखते हैं, इस तरह से। आधा न किस तरह लिखते हैं, ये है आधा न। आधा ण जो है इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ इस तरह से लिखा जाता है। और अंग हमें हलंत लगा के ही लिखा जाता है। तो ये हमारे हो गए पंचम वर्ण। अब हम अनुस्वार का जो बिंदी को व्याकरण की भाषा से अनुसार कहा जाता है, और अनुस्वार का जो है, अनुस्वार की जब बिंदी हटाएंगे तब पंचम वर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे शब्दों की हम रचना कर रहे हैं। जैसे गंगा, गंगा नदी नाम है गंगा, ये अनुस्वार के साथ लिखा गया। अब हम इसको पंचम वर्ण लगा के गंगा को दोबारा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ग लिखा, अनुस्वार हटाने के बाद हमें जो अगला वर्ण है उसके ऊपर ध्यान देना है। अगला वर्ण है ग। ग किसका है, कवर्ग में आता है। कवर्ग का पंचम वर्ण है अंग। तो हम इसको गंगा, उसके बाद वाला अक्षर वैसा ही लिखा जाता है। तो नियम इसका क्या है, पहले हम वर्ण लिखेंगे, अनुस्वार हटाएंगे, अनुस्वार के जो बाद ठीक बाद जो वर्ण है उसका वर्ग देखेंगे। उसका वर्ग जैसे ग, अगला वर्ण ग था, ग हमारा कवर्ग का है, कवर्ग का पंचम वर्ण है अंग आधा। तो हमने इसको गंगा, गंगा लिखा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। पंचम वर्ण लगा के कैसे बनाया जाता है हमने एक उदाहरण देखा। अब हम अपने अभ्यास के प्रश्नों को एक साथ करते हैं, और मैं चाहूंगा अभ्यास प्रश्न करते समय हम लोग पंचम वर्ण को भी नजर रखेंगे। आधा शब्द कैसे लगाएंगे वो मैंने आधे शब्द भी लिख दिए हैं यहाँ पे, आधे वर्ण। तो हमारा पहला था रंग, शब्द है रंग। तो हमने कैसे इसको लिखना है, पंचम वर्ण के साथ र लिखा, अनुस्वार हटा दिया। अनुस्वार हटाने के बाद अगला वर्ण है ग। ग है कवर्ग का, इसका पंचम वर्ण ये है। तो रंग, और उसके बाद अगला वर्ण। तो हमने देखा अनुस्वार के जगह पे हम पंचम वर्ण लगाए, अनुस्वार के स्थान पर या अनुस्वार के बदले हमने पंचम वर्ण का प्रयोग किया है। अब हम अपने दूसरे शब्द पे चलते हैं, और इस तालिका के साथ ये समझना भी बहुत आसान है। अब चलते हैं चिंगारी, हमारा अगला शब्द है चिंगारी। कैसे लिखेंगे, च पे छोटी ई की मात्रा, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, अनुस्वार के बाद फिर ग है, ग है तो मतलब अंग है, और गारी, चिंगारी। तो इस तरह हम लिखेंगे चिंगारी। तीसरा शब्द है हमारा, तो इससे काफी हमें सुविधा मिल रही है, पंचम वर्ण के बारे में हमें पता चल चुका है। अब चलते हैं घंटी। घंटी, इसे ध्यान से लिखेंगे। पहला हमने लिखा घ, पहला वर्ण घ, अनुस्वार हटा दिया, अनुस्वार हटा दिया, और अगला वर्ण है ट। ट कहाँ पे है,
ट है टवर्ग का, टवर्ग का है, तो पंचम वर्ण क्या है ड, और आधा ड इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता ही है, घंटी। तो बहुत आसान है, ये समझने में मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अनुस्वार हटाने के बाद हम अगला वर्ण देखेंगे, अगला वर्ण जिस वर्ण का होगा, जैसे ट है एक टवर्ग का है, और ड़ दिया है ड, ड़ आधा ड ऐसे ही लिखा जाता है, हमने वही लिखा, और फिर टी। अब अपने दूसरे शब्द पे चलते हैं। भांडेरी शब्द है, ये पाठ का ही शब्द है, भांडेरी द्वार था, भांडेरी, भांडेरी, इसका पंचम वर्ण लगाएंगे तो भा लिखा हमने, ड कहाँ पे है टवर्ग का है, ये भी टवर्ग का है, ड था टवर्ग का, तो हमने लगाया आधा ड, फिर डेरी, भांडेरी। अगला है अगला शब्द है हमारा आनंद, आनंद, आनंद। तो शुरुआत ठीक वैसे ही करते हैं, हमें पंचम वर्ण लगाकर इसे दोबारा लिखना है। आ लिखा, न लिखा, अब अनुस्वार को हटा दिया। अगला शब्द है द, द है तवर्ग का, आपने देखा होगा जो द है तवर्ग का है, और इसका पंचम वर्ण है न, आधा न, तो हमने आधा न लगाया, और फिर द, आनंद, आनंद। अगला है बहुत आसान है, एक बार सीख लिया तो नियम वही है, बंदूक। अगला शब्द है बंदूक, बंदूक। पहले हमने ब लिखा, अनुस्वार हटाया, अगला शब्द द था, द मतलब आधा न, पंचम वर्ण क्या है आधा न, फिर दूक, बंदूक। तो बंदूक को पंचम वर्ण लगा के इस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रबंध, प्रबंध। ये भी प्र लिखा, ब लिखा, अनुस्वार हटाया, ध, ध भी तवर्ग का ही है, ये भी आधा न आएगा, प्रबंध। पंचम लगा के ऐसा बन जाएगा प्रबंध। और अंतिम हमारा शब्द है संतोष, अंतिम शब्द है संतोष। तो स लिखा पहले, अनुस्वार हटाए, तो किसका तवर्ग का है, तवर्ग का आधा न, तोष, संतोष। तो इस तरह हमने अपने पांचवा जो प्रश्न था उसको किया। अब आप समझ गए पंचम वर्ण किसे कहते हैं और इसका प्रयोग का नियम क्या होता है। अनुस्वार हटाने के बाद जो वर्ण हमें दिखता है उसी का पंचम वर्ण हम लिखते हैं। ये आधा है, हलंत वाला भी आधा ही कहलाता है। तो इस तरह हमने किया। अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न पे। ये भी व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न है। तो अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, पढ़ो और समझो।
पढ़ो और समझो। समझो ये संबंध बोधक के बारे में है। संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बोधक संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है और उसका संबंध वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के संबंध के साथ बताता है। तो संबंध बोधक क्या पहचान है? वो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद आता है और वो संबंध वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध बताता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला वाक्य पढ़ते हैं। वह सदैव, वाक्य पढ़ना है, वह सदैव महारानी के साथ रहती। महारानी के साथ रहती। वह सदैव महारानी के साथ रहती। अगला है, वह किले की ओर लौट पड़ी। वह किले की ओर लौट पड़ी। पूर्णविराम। उन्हें किले के बाहर खदेड़ दिया गया। उन्हें किले के बाहर खदेड़ दिया गया। उन्हें किले के बाहर खदेड़ दिया गया। अब आ जाते हैं इसमें के साथ, की ओर, के बाहर। ये संबंध बोधक है। जैसे इसमें पहले है, वह सदैव महारानी के साथ रहती। तो के साथ ये क्या है? वह जो है संज्ञा सर्वनाम है और यहाँ पे महारानी के साथ रहती। तो इसका संबंध बताया हुआ है के साथ, महारानी और वह का। ये वह किसके लिए था? झलकारी के लिए था। वह सदैव महारानी के साथ रहती। तो यहाँ पे वह या सर्वनाम, हम ऐसे भी कह सकते हैं, सर्वनाम और संज्ञा का संबंध बता रहा है। वह किले की ओर लौट पड़ी। वह किले की ओर लौट पड़ी, सर्वनाम का किले से संबंध। वह किले के बाहर खदेड़ दिया। उन्हें किले के बाहर खदेड़ दिया। उन्हें, ये है सर्वनाम, किले के बाहर खदेड़ दिया। तो इस संबंध बताने वाले को संबंध बोधक कहते। संबंध बोधक कहते। तो संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है। तो के बाहर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है। तो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उन वाक्यों में संबंध बोधक की पहचान करें। तो पहले हम लोग एक बार परिभाषा भी लिख लेते हैं। जब हमने संबंध बोधक को समझा है तो उसकी एक बार परिभाषा भी नोट कर लेते हैं। संबंध बोधक होता क्या है?
उसके बाद हम जो अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उन्हें करेंगे एक एक करके। तो परिभाषा है संबंध बोधक की, हम लिख देते हैं परिभाषा। किसका? संबंध बोधक। संबंध बोधक बोधक संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, संबंध बताता है तो यह है परिभाषा। संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है। तो ये संबंध बोधक की हमारी परिभाषा हो गई। अब हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, 5 वाक्य दिए हुए हैं, हमें संबंध बोधक पहचानना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो शुरू करते हैं हम अपने 6ठा प्रश्न, संबंध बोधक की पहचान। प्रश्न है, इन वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों के नीचे संबंध बोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचो, रेखा खींचो। पहला है क, मेरे घर के बाहर, मैं वाक्य लिख रहा हूं, मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, एक गाड़ी आकर रुकी, पूर्ण विराम। तो यहां मेरे घर के बाहर, तो के बाहर, तो इसमें क्या है,
सर्वनाम है मेरे और गाड़ी, इनका संबंध बता रहा है के बाहर। तो के बाहर संबंध बोधक है, ये संबंध दर्शा रहा है मेरे और गाड़ी की। तो उसी तरह हम अपना दूसरा वाक्य संबंध बोधक की पहचान करते हैं। स्कूल के पास जामुन के पेड़ लगे हैं। स्कूल के पास जामुन के पेड़ लगे हैं। जामुन के पेड़ लगे हैं। पेड़ लगे हैं स्कूल के पास। तो ये स्कूल संज्ञा का संबंध है, के पास पेड़, स्कूल के पास पेड़, तो के पास संबंध बोधक है। अगला है ग, हमारा ग। हम अध्यापक के साथ पुस्तक मेला देखने गए। हम अध्यापक के साथ पुस्तक मेला देखने गए। तो के साथ यहां संबंध बोधक है। पुस्तक मेला अध्यापक के साथ, हम है एक सर्वनाम, यहां संबंध बोधक के साथ है। अगला है घर। घर के चारों ओर, घर के चारों ओर बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चों की भीड़ लग गई। भीड़ लग गई। तो के चारों ओर, ये संबंध बोधक है, घर और बच्चों के का संबंध बता रहा है। और ये पांचवा और अंतिम वाक्य है हमारा। अगर मैं दही के बिना, मैं दही के बिना खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाऊंगा। पूर्ण विराम। तो के बिना, दही और खाने के बीच संबंध बता रहा है, के बिना संबंध बोधक। तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। इन पांचों वाक्यों में हमें संबंध बोधक को पहचानना था और रेखांकित करना था। उसके नीचे रेखा कीजिए। मेरे घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। के बाहर संबंध बोधक। स्कूल के पास जामुन के पेड़ लगे हैं। के पास संबंध बोधक। हम अध्यापक के साथ पुस्तक मेला देखने गए। के साथ संबंध बोधक है। घर के चारों ओर बच्चों की भीड़ लग गई। तो के चारों ओर, के चारों ओर बच्चों की भीड़ लग गई। तो संबंध बोधक है के चारों ओर। मैं दही के बिना खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ के बिना संबंध बोधक है। तो हमने आज संबंध बोधक की पहचान जानी और संबंध बोधक का मैंने परिभाषा तक आपको लिखाया है।
और पंचम वर्ण लगाकर शब्द दोबारा लिखना, ये इसका नियम आपको समझाया है। आप इसका आज अभ्यास करिएगा और इस पाठ के शेष प्रश्न हम कल करेंगे।